Good morning, children. Today we are study chapter number 4, air, and today our topic is temperature. इससे पहले हमने एयर के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, लेयर्स के बारे में पढ़ा था और वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, तापमान, सभी जानते हो तापमान मीन्स कोई चीज़ गर्म होती है तो हम बोल देते हैं गर्म है, ये इसका टेम्परेचर हाई होगा, और ठंडा है तो टेम्परेचर डाउन होगा, यही बोलते हैं ना। अभी तक टेम्परेचर के बारे में यही जानते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। यही जानते हैं हम टेम्परेचर के बारे में कि किसी भी गर्म की डिग्री या ठंडा होने की डिग्री एयर के। अभी हम यहाँ एयर की बात कर रहे हैं कि एयर अगर गर्म है या ठंडी है, उसकी क्या डिग्री है, उसी को हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। कि अगर हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को हम किसके नाम से जानते हैं? टेम्परेचर के नाम में। इट चेंज बिटवीन डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब टेम्परेचर क्या होता है? डे और नाइट का भी चेंज होता है, सुबह कुछ होगा, शाम को कुछ होगा। इसके अलावा सीजन टू सीजन भी चेंज रहेगा। अभी रेनी सीजन है, अभी अलग है, गर्मी में समर सीजन में कुछ और अलग रहता है, और विंटर सीजन में एकदम अलग हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता रहता है। क्लियर? एंड ये चेंज होता है तो फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इंसोलेशन। मीन्स जो फैक्टर है जो कि इस टेम्परेचर को चेंज करने का कारण बन रहा है, वो क्या है? इंसोलेशन है। मतलब हम अभी ये तो सोच रहे हैं ना कि चेंज होता है टेम्परेचर, नाइट में अलग रहता है, दिन में अलग रहता है, और कोई जगह ठंड पड़ती है, कोई जगह गर्मी रहती है। तो क्या फैक्टर है जो टेम्परेचर के पीछे काम कर रहा है? वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? सबसे बड़ी क्वेश्चन कि आप मैम हमेशा अजीब अजीब सा बताते हो। पहले तो बता रहे हो फैक्टर ऐसा क्यों होता है, फिर अगेन क्वेश्चन आ गया इंसोलेशन क्या होता है। अब इंसोलेशन पढ़ लेते हैं। तो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। जो हमारी सन की हीट आती है ना, सन की रेज रहती है, उनसे धरती गर्म होती है, तो उसको धरती हमारी अर्थ जो है कितना इंटरप्ट कर पाती है, कितना पकड़ पाती है, रखती है, उसे इंसोलेशन कहते हैं। तो इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है। तो सन की हीट को धरती हमारी जो अर्थ है वो कितना पकड़ के इंटरप्ट करती है, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जहाँ पर जैसे इक्वेटर है, वहाँ पर क्या होगा? गर्म होगा, उससे डाउन साइड जाते जाते क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। तो हमेशा इक्वेटर के आसपास का एरिया क्या रहेगा? गर्म रहेगा। और उससे जहाँ हम पोल की साइड जब भी आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होता रहेगा। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर दोबारा वो करती हूँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। और ये सीजन टू सीजन, डे टू डे, डे नाइट चेंज होता रहता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने टेम्परेचर के बारे में जाना। इससे आगे वाली क्लास में हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इतना ही। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप जहाँ खड़े हैं या बैठे हैं तो एयर आपको प्रेशर दे रही है, मीन्स धक्का पुश कर रही है, धक्का लगा रही है, तो आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना। मैम कैसी बातें करते हो आप भी, यही बोलोगे ना सबसे पहले। एयर कहाँ पुश कर रही है हमें? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी, हमारी वो बॉडी का प्रेशर भी इतना ही है जितना एयर का प्रेशर है, तो हम स्टेबल हैं। अगर हमारी बॉडी का प्रेशर उतना नहीं रहेगा तो हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे। क्योंकि एयर प्रेशर हमें यही पता चलता है कि एयर पूरे टाइम हम पर प्रेशर करती रहती है, बट हमारी बॉडी का प्रेशर भी कितना रहता है? एयर प्रेशर के इक्वल है, तो हमें स्टेबल रहते हैं। अगर हमारी बॉडी का प्रेशर नहीं होता तो हम वो प्रेशर सहन नहीं कर पाते। कई बार एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, फील किया है कभी? नहीं किया है ना। तो अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो कई बार जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले जो रहते हैं, जो ऊपर जाते हैं, तो उनकी नाक में से ब्लड आने लगता है। नाक में से ब्लड क्यों आने लगता है? क्योंकि ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी का प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो बॉडी से क्या होता है?
ब्लड बाहर आने लगता है, ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर तो ऊपर जाने पर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि वहाँ बॉडी का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, जैसे एग्जांपल दिया है। तो अभी एयर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रीड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एयर के द्वारा अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट। तो एयर प्रेशर सबसे हाईएस्ट कहाँ रहेगा? सी लेवल पर, समुद्री तल से हाईएस्ट रहेगा एयर प्रेशर। और जैसे जैसे हम उससे ऊपर जाएंगे, है ना, सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर क्या होता जाता है? लो होता जाता है। तो अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो वहाँ कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या इस तरह का है ना, तो एयर प्रेशर वहाँ क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हिल्स पर कहीं पर भी ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ एयर प्रेशर लो रहेगा और सी लेवल पर एयर प्रेशर हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। अब एयर सर्कुलेट होती रहती है, ठीक है, एयर चारों तरफ घूमती रहती है ना, तो एयर प्रेशर को इसके थ्रू थोड़ा सा समझते हैं कि व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर पूरा सर्कुलेशन चारों तरफ घूम ही रही है, हमारी चारों तरफ एयर ही है, तो व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट एक्सपेंडेड मीन्स हवा जब गर्म होगी तो वो फैलेगी, एंड बिकम लाइटर एंड गोज अप। जब हवा गर्म होती है तो ये फैलती है, फैलने से क्या हो जाता है? हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण क्या होती है? ऊपर चली जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि एयर को जब गर्म हवाएं क्या हो जाए? गर्म होती हैं तो ये फैलेंगी, और फैलने से क्या होगा? अगर कोई भी पार्टिकल है दूर दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाइटर हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के कारण क्या होगा? ऊपर चली जाएंगी। एंड कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। कोल्ड एयर क्या होती है? भारी होती है ना, और घनी होती है। टेंड टू सिंक डाउन। अब क्या हो रहा है? कोल्ड एयर कैसी है? घनी है, हैवी है, तो ये कहाँ आएंगी? नीचे की साइड। तो ये एयर सर्कुलेशन इस तरह से होता रहता है कि जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, गर्म होके फैलेंगी और कहाँ जाएंगी? अप पे जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। देन उनकी जगह खाली हुई तो जो ऊपर गई हैं वो क्या होगी? ठंडी होगी। ठंडी एयर जो भी है वो कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक तो एयर प्रेशर, देखिए एयर प्रेशर कहाँ रहेगा? हाईएस्ट सी लेवल पर हाईएस्ट रहता है, और ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाएगा। और सर्कुलेशन में आप ध्यान रखना कि एयर किस तरह से सर्कुलेट होती है कि जब गर्म होंगी, हवाएं गर्म होंगी, फैलेंगी और लाइट होकर कहाँ चली जाएंगी? ऊपर। और जो ठंडी हवाएं हैं वो हैवी रहती हैं और वो कहाँ आ जाती हैं? डाउन साइड आती है। इस तरह से एयर का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये हमने थोड़ा सा एयर प्रेशर के बारे में इस लेसन में थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विंड। विंड छोटा सा नाम है, सभी जानते हैं क्या है विंड। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, यही कहते हैं हम नॉर्मली, है ना। द मूवमेंट ऑफ एयर, है ना, एयर मूवमेंट करती है। अब ये मूवमेंट कहाँ जाता है, किस तरह से होता है? तो एयर का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवाएं जब चलती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, है ना, कि जो हमारा एयर का मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगा, ठीक है। अब विंड ब्लो जेंटली एंड ऑल्सो इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म। हम कभी कभी तो विंड एकदम जेंटली बहती है, हल्की हल्की हवाएं चल रही है और वो हम फील भी करते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी रहती हैं, है ना, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, हम खुद हिलडुल जाते हैं उस हवाओं के चलने से। तो ये भी विंड का ही एक रूप है। अभी यहाँ हम इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आपके 9th 10th में यही टॉपिक काफ़ी अच्छे से डिस्कस होगा, बट एज अ लेवल ऑफ 7th हम इसमें बस टाइप्स जानते हैं कि किस तरह से इसके टाइप्स हैं विंड के। तो 3 तरह के टाइप्स की विंड हैं इसमें, परमानेंट, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब परमानेंट विंड्स जो हमेशा चलती रहती हैं, परमानेंटली हमारी अर्थ पर चलती ही रहती हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी उनका फिक्स है कि वो परमानेंट चलती रहेंगी। द ट्रेड, वेस्टरलाइन एंड ईस्टरलाइंस जो हैं हवाएं वो हमेशा चलती रहती हैं, इन्हें हम परमानेंट विंड कहते हैं। सीजनल विंड मतलब ब्लो सीजनली, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग बहती हैं
उन्हें हम सीजनल विंड्स कहते हैं। जैसे गर्मी में चलने वाली, सर्दी में चलने वाली, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है, तो इन्हें हम सीजनल विंड्स कहते हैं। जैसे मानसून इन इंडिया में मानसून आता है ना, अभी आ रहा है मानसून, तो वो कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट से आता है। तो वो क्या हुआ? मानसूनी हवाएं हुई। अभी ये एयर रेन लेकर आ रही है, बाद में ये बंद हो जाती हैं। बाहर साल भर तो मानसून रहता नहीं है, तो ये सीजन के हिसाब से रहती हैं, तो इन्हें हम सीजनली विंड कहते हैं। एंड लोकल विंड क्या है? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। जो ऐसी एयर जो डे के पर्टिकुलर टाइम पर चलती है ना, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर एयर चल रही है तो उसे हम लोकल विंड कहते हैं। या फिर ईयर में स्मॉल एरिया में चलती, जैसे लू चलती है। लू कब चलेंगी? गर्मी के दिनों में कुछ एक महीने में ही चलेंगी, है ना, एक आध महीना चलती है लू, तो हम कहते हैं लू चल रही है, तो वो क्या हुआ? लोकल विंड हुआ। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर चलती हैं पर्टिकुलर डे टाइम पर या ऐसे चल रही हैं, तो उन्हें हम लोकल विंड कहते हैं। तो इस तरह से हमने विंड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सब एयर का ही एक पार्ट है जो कि हम इसमें नेक्स्ट धीरे धीरे हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज मॉइस्चर। मॉइस्चर नाम सुना है हम सब ने, है ना? मॉइस्चर से मॉइस्चराइजेशन मत समझ लेना, है ना, जो हम विंटर में लगाते हैं अधिकतर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कनेक्ट कर सकते हैं कि मॉइस्चर मीन्स किसी भी चीज में नमी होना। ठीक है, नमी कैसे? सबसे पहले इसको डिफाइन करती हूँ। व्हेन वाटर इवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। अब इसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। हमारे जो आसपास जितनी भी एयर है ना, उसमें सब में क्या है? मॉइस्चर है। मॉइस्चर मीन्स हमने जब कंपोनेंट पढ़ा था तो हमने बताया था 1% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर है। वाटर वेपर ही क्या क्रिएट करती है? मॉइस्चर क्रिएट करती हैं। जितनी भी हवा में पानी है, हवा के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में पानी जरूर रहता है, और वो ही पानी क्या क्रिएट करता है? मॉइस्चर क्रिएट करता है। तो दोबारा बोल रही हूँ, व्हेन वाटर इवोपरेट, जब वाटर इवोपरेट होता है लैंड से या कहीं से भी वाटर बॉडी से, तो इट बिकम वाटर वेपर। वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है, और यही क्या क्रिएट करता है? मॉइस्चर, जो कि हमारे हवा में हमेशा होता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। वाटर वेपर राइस, है ना, जब वाटर वेपर हवा में आएगा, वो राइस होगा, ऊपर जाएगा, स्टार्ट कूलिंग, ऊपर जाकर क्या हो जाता है? कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। वाटर वेपर ऊपर गया, ऊपर जाकर उसमें कूलिंग स्टार्ट हुई। देन उसमें प्रोसेस शुरू हो जाती है कंडेंसेशन की। कंडेंस हुआ एंड फॉर्मेट द वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये पूरी प्रोसेस है जिस तरह से वाटर वेपर से रेन बन रही है। वाटर क्या हो रहा है? वाटर वेपर इकट्ठा होके हल्का होकर ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठा, देन स्टार्ट कूलिंग, ऊपर जाने पर उसमें कूलिंग स्टार्ट हो रही है, कंडेंस वाली प्रोसेस हो रही है, और कंडेंस होकर क्या हो रहा है? वाटर की बूंदे बन रही, जल की बूंदे बन रही हैं। अब ये पानी की बूंदे एक नहीं, हजारों भी नहीं, लाखों बूंदे आपस में इकट्ठा होकर पास पास आकर क्या बनाती हैं? क्लाउड बनाती है, हमारे बादल को बनाती है। When this droplet of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. तो क्या होता है? जब ये ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती हैं, एयर में फ्लोट करने लगती हैं, तो ये प्रेसिपिटेशन के रूप में आने लगती है, नीचे डाउन पे होने लगती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स वो नीचे आएंगी। अब आएंगी मतलब ये नहीं कि हमेशा रेन के रूप में ही आएंगी, है ना। कई बार बारिश के रूप में आना तो रेनफॉल कहलाएगा, अगर वो स्नो के रूप में आ रही है तो स्नोफॉल कहलाएगा, है ना। कई बार ओलावन की भी आती हैं, ओलावृष्टि भी होती है, तो ये अलग अलग फॉर्म में भी आ सकती है। क्लियर स्टूडेंट? तो अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल आपके दिया हुआ है बुक में, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। बट अभी सिर्फ हमने टाइप्स पढ़े हैं, इनकी डिटेलिंग हमारी अभी सिलेबस में नहीं है,
तो अभी हम सिर्फ इनके नाम से जानेंगे कि 3 तरह के रेनफॉल होते हैं। साइक्लोनिक मतलब साइक्लोन जो आता है उससे रिलेटेड है, रिलीफ रेनफॉल आपके माउंटेन से रिलेटेड है और कन्वेक्शनल रेनफॉल आपके कन्वेक्शन से रिलेटेड है, जो कि हम आपकी अपर क्लास में स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी आपके कोर्स में इतना ही है कि हम बस टाइप्स में इनके नाम देख लें, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितना भी मैंने बताया है समझ में आया होगा। आप एक बार इसे अपनी बुक से स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। गुड बाय।